अगेन आइए, स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आइए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशंस एंड नेचर्स और द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान के इतिहास, उसकी प्रकृति, उसकी परिभाषा और उसके वाद पर। तो साथियों, सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि इस मनोविज्ञान जो इस टॉपिक को जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्जाम राज्य सरकार के द्वारा ली जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा ली जाती है। राज्य सरकार के अंतर्गत होने वाली एग्जाम राजस्थान टेट, यूपी टेट, मध्य प्रदेश टेट, झारखंड टेट, उत्तराखंड टेट, अन्य प्रकार के राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सी टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रही भूमिका। अब चलते हैं हम लोग अपने निर्माणवाद की ओर। तो साथियों, आज हम पहला ही टॉपिक लेके चलते हैं आपके बीच में, और वो है द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, नेचर एंड डेफिनेशंस एंड द स्कूल्स। इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बता देते हैं कि जो यहाँ पे चीजें, ये क्लास जो होगी वो बाइलिंगुअल क्लास होगी, हिंदी और इंग्लिश। ज्यादातर वर्ड्स मैं हिंदी में ही आपसे कम्युनिकेट करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें, और वर्ड्स को इंग्लिश में भी लिखूंगा और हिंदी में भी लिखूंगा, लेकिन जो चीजें होगी जो डिलीवर करूंगा वो हिंदी में करूंगा, क्योंकि वी आर द इंडियन और इंग्लिश जो है हमारी कहीं ना कहीं सेकेंड लैंग्वेज होती है, और हिंदी इंग्लिश दोनों अगर मिला के पढ़ते हैं तो सभी भारत के सभी जो राज्य हैं, सभी राज्य के बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकती है। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर, और टॉपिक में चलते हैं, बात करते हैं साथियों हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, नेचर एंड डेफिनेशंस। अगर हिंदी में कहें इसका नाम तो लिखिएगा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का इतिहास, इतिहास, प्रकृति एवं परिभाषा। ठीक है, तो एक एक चीज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले साथियों हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले इतिहास की। तो सबसे पहली बात है, अगर हिस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान हमारे दर्शन शास्त्र का भाग होता था, और दर्शन शास्त्र की अगर जहां तक बात रही तो पूरे इस अखिल ब्रह्मांड में एक ही विषय उस समय होता था। पुरानी काल की बात कर रहा हूं मैं, पुराने समय की बात कर रहा हूं। उस समय पूरे इस अखिल अखंड जो पूरे बोला जाए एकदम विश्व में एक ही विषय होती थी, और उस विषय का नाम था दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही सभी विषयों का समागम रूप देखने को मिलता था। अर्थात फिलॉसफी के अंतर्गत हमारा साइकोलॉजी भी होता था, मैथ्स भी होता था, आर्ट्स भी होते थे, साइंस भी होती थी, मतलब कि हर सभी विषय हमको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ना होता था। धीरे 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 उसमें परिवर्तन आती गई, और क्रांति आते 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 सब अपने अपने स्वरूप को अलग अलग कर लिए थे। तो अगर बात करें इतिहास की, तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। मतलब द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी ओल्ड। और ये चूंकि दर्शन शास्त्र की बात करें तो 16वीं शताब्दी के पूर्व से भी ये कहीं ना कहीं उसका भाग रह चुका था, लेकिन हम लोग जो यहां पढ़ेंगे 16वीं शताब्दी से लेके चलेंगे टॉपिक को। तो साथियों हम लोग देखते हैं यहां पे, तो मैंने बात बोली क्या चीज कि मनोविज्ञान का इतिहास अगर कहा जाए तो मनोविज्ञान का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। तो पॉइंट भी चूंकि साथ में लिखते चलेंगे आप, तो इसका इतिहास कैसा है, तो प्राचीन इतिहास है ना। हिस्ट्री इज ओल्ड, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, हिस्ट्री इज वेरी ओल्ड। ठीक है, प्राचीन इसका इतिहास रहा है, और इन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा, और फिर यहां से चीजें जो है आज हमको वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन इसमें बहुत सारी वैल्यूएशन हुई है। तो साथियों अगर हम बात करें इसके इतिहास में,
तो सर्वप्रथम अगर चूंकि अगर ये दर्शन शास्त्र का पाठ है, तो विषय में अगर कहा जाए कि यह इसका जो ऑरिजिनेटर कौन है, तो हम कहेंगे कि फिलॉसफी इज द ऑरिजिनेटर ऑफ साइकोलॉजी, है ना। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र जो है उसी से निकला हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है ना, दर्शन शास्त्र अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं फिलॉसफी। इस दर्शन शास्त्र जो है मनोविज्ञान का जनक है, मनोविज्ञान का जनक है। साथ में आप समझिएगा बातों को, है ना। तो दर्शन शास्त्र जो है उसी से मनोविज्ञान निकला हुआ है, इसीलिए कहेंगे कि मनोविज्ञान का जो जनक है तो वो कौन है, तो ये हमारा दर्शन शास्त्र है। बात समझ गए, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। यह कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। दर्शन शास्त्र तो एक समागम स्वरूप है ना, combination of all the subjects, that is the philosophy. In philosophy we study all the types of different types of subject which is included in philosophy, so we can say that the real originator of psychology is the philosophy. अर्थात मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो मनोविज्ञान का जनक दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र एक विषय है जो सभी विषयों के समागम स्वरूप है। बात समझ गए यहाँ पर साथियों। और वहीं पे अगर हम बात करें जनक की बात, तो हु वाज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो हम कहेंगे द फादर ऑफ साइकोलॉजी, है ना। अगर बात करें साथियों कि फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक, तो ये कौन है, तो याद रखिएगा अरस्तु है। कौन है, तो अरस्तु है, जिसको आप इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। क्लियर है, यहां पे बात समझ आपको आ गई। अब देखिए अरस्तु साहब जो है, चूंकि दर्शन शास्त्र में बहुत बड़े विद्वान रहे हैं और उसी समय से मनोविज्ञान पे इनकी बहुत बड़ा योगदान रहा, और इस वजह से मनोविज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो अरस्तु कहा जाता है। यहां पे थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, थोड़ी यहां पे कठिनाई होगी, लेकिन हम जब टॉपिक के आधार पे पढ़ेंगे तो सारी चीजें साथ भी याद होते चले जाएगा। तो मनोविज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु है। क्लियर हो गया यहां पे। इसी समय एक पुस्तक उभर के आती है और वो पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। याद रखिएगा, साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया मतलब साइकोलॉजिया एक पुस्तक आती है साथियों, है ना, जिसका नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया एक पुस्तक आती है और इस पुस्तक के रचयिता होते हैं, और इस पुस्तक के जो लेखक है, रचयिता है ना, राइटर है, उसका नाम है रुडोल्फ गोकेल, है ना। समझिएगा, इनका नाम है, मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, रुडोल्फ गोकेल, और कभी कहीं पे आपको गोसेल भी देखने को मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो रुडोल्फ गोकेल जो है पहले मनोविज्ञान पे पुस्तक लिखने वाले पहले मनोवैज्ञानिक रहे, और इन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का इस्तेमाल किया। किसका, तो साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। ये साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो रुडोल्फ गोकेल साहब ने किया। यहां पे आपको बातें समझ में आ गई होगी। मतलब यहां से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया, तो रुडोल्फ गोकेल ने किया। क्लियर, यहां पे 1570 या 90 के लमसम ये पुस्तक लिखी गई थी, 1590 के लमसम
जो है 1590 के लमसम में ये पुस्तक लिखी गई थी, साइकोलॉजिया, जिनके लेखक है रुडॉल्फ गोकेल। और यहां से यूपी टेट में आपको देखने को मिलता है वो कौन सा सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया। तो हमारे हैं रुडॉल्फ गोकेल साहब। क्लियर है यहाँ पे साथियों, ये आपको समझ में आ गया। मोटा मोटी हम अभी भूमिका आपको दे रहे हैं, इन भूमिका के आधार पर टॉपिक को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार आप इसका जो है इस चीजों को जान जाइए और फिर हम लोग देखते हैं, चूंकि थोड़ा सा मैं देख लूं कि कहीं कहीं कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है, सब कुछ प्रॉपर आ रही है। बहुत अच्छा, गजब, बहुत अच्छा। चलो और भी चीजों को देखते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूं और फिर एक बार चलते हैं हम लोग। अब चलेंगे किस पे, तो हिस्ट्री पे बात करेंगे थोड़ा सा। अभी इसको हम भूमिका दे दिए साथियों, और भूमिका के आधार पे हम इसके डेफिनेशंस की चलेंगे, क्योंकि इतिहास में इसकी डेफिनेशंस में बड़ा परिवर्तन हुआ है और उन्हीं परिवर्तनों के आधार को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको कंटिन्यूटी की और, है ना। तो चलिए थोड़ा सा जी, तो अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी की, है ना, 16th सेंचुरी पर अगर हम बात करें, 16th सेंचुरी पर मतलब 16वीं शताब्दी जिसको कहते हैं आप, है ना, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी की बात करते हैं और 16वीं शताब्दी में हमारे जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं वो एरिस्टोटल रहे हैं, प्लेटो रहे हैं, रेने डेस्कार्टेस रहे हैं और भी सारे लोग रहे हैं। तो इस समय में होता क्या है, समझिएगा बातों को। तो 16th सेंचुरी में डेफिनेशन दी जाती है और ये डेफिनेशन जो है हमारे मनोविज्ञान का यहां पे पार्ट्स उभर के आते हैं। तो मैं बता दूं, साइकोलॉजी जो वर्ड है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरित नाम है, याद रखिएगा। साइकोलॉजी जो है हिंदी रूपांतरित नाम है और साइकोलॉजी जो है वो एक लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिनका नाम आता, देख लीजिए, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है और वो दो लोग जो है तो क्या क्या है, दो वर्ड, तो साइको है प्लस जिसको साइके कहेंगे आप, और ये लोगस। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दोनों लैटिन वर्ड है। तो साइके का मतलब जो है यहां पे डेफिनेशन में आती है, उसका मतलब होता है सोल, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग आत्मा, याद रखिएगा। और लोगोस को कहते हैं हम लोग स्टडी। क्या कहते हैं साथियों? स्टडी। लोगोस मतलब होता है स्टडी और इसका मतलब होता है अध्ययन। तो बात समझ गया आप? तो साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन या फिर विवेचन। विवेचन क्लियर है यहां पे? अब ये जो साइकोलॉजी वर्ड है सर्वप्रथम किसने दिया? तो रुडॉल्फ गोकेल ने दिया। क्लियर हो गया यहां पे? अब यहीं पे 16वीं शताब्दी में जो डेफिनेशन चल रही थी, जो प्रचलन में था, वो ये थी कि साइकोलॉजी है क्या, तो उसकी डेफिनेशन दी गई थी। साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी क्या है? तो बात करी गई स्टडी ऑफ सोल, मतलब आत्मा के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं, है ना। ये क्या है? तो आत्मा का अध्ययन, आत्मा के अध्ययन की बात करता है, यहां पे स्टडी ऑफ सोल के बारे में बात करता है। अब यहां पे शुरुआती चूंकि प्रचलन में था ये डेफिनेशंस, तो इनके समर्थक रहे कौन कौन थी, इसका यहां से नाम को देख लीजिएगा। समर्थक में, है ना, समर्थक में मतलब इसको समर्थन किसने किसने दिया और इसको कौन कौन एवॉइड किया इस थ्योरी के साथ में, तो ये है हमारे कौन कौन, तो याद रखिएगा, अरस्तु, प्लेटो, रेने देकार्ते। अरस्तु इंग्लिश में आप जानते हैं एरिस्टोटल कहते हैं, प्लेटो और रेने डिस्कार्ते। क्लियर है?
अब यहां तो अरस्तु के बारे में जानते हैं, इन लोगों ने बहुत जबरदस्त यहां पे काम करी और ये यही डेफिनेशन को लेके चला, स्टडी ऑफ सोल, है ना। अब यहां पे एक क्वेश्चन यहां से पूछी जाती है, रेने दरकाते साहब से क्वेश्चन पूछी जाती है। अब हम लोग रेने दरकाते साहब को जानने की कोशिश करते हैं कि ये रेने दरकाते साहब कहते क्या है। तो रेने दरकाते साहब, यही जो है रेने दरकाते साहब, ये कहते हैं कि बच्चे जब मां के गर्भ से बाहर आते हैं तो वो लेके आते हैं इननेट नॉलेज को। मतलब बच्चे जो पृथ्वी भूलोक पे आते हैं वो लेके आते हैं इननेट नॉलेज को। हिंदी में इसको कहते हैं क्या, तो जन्मजात ज्ञान को लेके आते हैं, जन्मजात ज्ञान। याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है। रेने दरकाते साहब कहते हैं जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आते हैं तो बाहर आते हैं तो वो अपने पूर्वागत जो जन्मजात ज्ञान है जिनको आप संवेद करते हैं वो लेके आता है। उसको बताया नहीं जाता है कि वहां पे रोना है, लेकिन वो रोता है। ये भी प्रकार का ज्ञान है। तो ये जन्मजात ज्ञान लेके आते हैं और ये शब्द किसने दिया, तो रेने दरकाते साहब ने दिया। यूपी टेट एमपी टेट में इसमें क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। तो रेने दरकाते साहब की ये बात बड़ी फेमस हुई कि बच्चा भी जो है आता है जब मां के गर्भ से बाहर, तो कहीं ना कहीं वो जन्मजात ज्ञान का ज्ञान को लेके आता है। ये बात समझ आ गई। तो यहां पे चीजें आपको आई, लेकिन यहां एक समस्या आ गई, प्रचलन में तो रही, लेकिन अंतिम 16वीं शताब्दी से जब 17वीं शताब्दी की ओर ये प्रवेश कर रहे थे तो उस समय जो है थोड़ा सा यहां पे चेंजिंग आ रहा है डेफिनेशंस को लेके, क्योंकि आत्मा एक ऐसी चीज है जिसकी कोई प्रकृति किसी को पता नहीं है। आत्मा, चूंकि यहां पे ये बात कर रहे हैं किस पे, तो आत्मा पे बात कर रहे हैं। हमारी जो पहली 16वीं शताब्दी में जो डेफिनेशन उभर के आई, ये बात करते हैं आत्मा पर। और आत्मा जो वर्ड है ये अनडिफाइंड वर्ड है, अपरिभाषित है, क्योंकि आत्मा का न ही हम जानते हैं स्वरूप कैसा है, न ही हम इसकी प्रकृति को जानते हैं, न ही हम इसका जो है व्यवहार को जानते हैं, क्योंकि प्रकृति ही नहीं है तो व्यवहार कहां से है। हम इसके एग्जिस्टेंस को, मतलब स्वरूप मतलब एग्जिस्टेंस को नहीं जानते हैं, नेचर को नहीं जानते हैं, वही हम इसके बिहेवियर को नहीं जानते हैं। क्लियर है। अब जब किन्हीं का हमको प्रकृति के बारे में पता नहीं है, उनके स्वरूप के बारे में पता नहीं है, हम उस चीजों को डिफाइन कैसे करेंगे। तो जैसे कि देखिए, ये जानते हैं हम ये कि पेन है और संख्या में 1 है, वास्तव में है, हम इसका नाम दे सके, लेकिन जो वास्तव में हम देखे ही नहीं उसको नाम क्या देना, उसके बारे में पढ़ के क्या जानना। इस वजह से लोगों ने कहा कि साइकोलॉजी जो है सिर्फ आत्मा तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में साइकोलॉजी आत्मा तक सीमित ना होके वह होता है स्टडी ऑफ माइंड। और 16वीं शताब्दी में इन्हीं कमियों की वजह से यह डेफिनेशन यहां से हटती है और नए स्वरूप को प्राप्त करता है मनोविज्ञान। और चलते हैं हम लोग 17वीं शताब्दी की ओर, है ना। तो 17वीं शताब्दी देखते हैं, तो सबसे मैं मिटा भी देता हूं, है ना। 17वीं शताब्दी की ओर चलते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी। है ना। 17th सेंचुरी की बात करते हैं और 17th सेंचुरी में जो नई डेफिनेशन उभर के आती है उन कमियों की वजह से, और वो डेफिनेशन इस प्रकार से था कि मनोविज्ञान जो है मस्तिष्क का अध्ययन है। एक प्रकार से यहां पे आता है साइकोलॉजी के डेफिनेशन में, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, अर्थात मनोविज्ञान मस्तिष्क का अध्ययन है या विज्ञान है। क्लियर यहां पे। और यहां पे फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, है ना,
मनोवैज्ञानिक की अगर बात करें, यहां पे साइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, है ना, बहुत सारे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूं। तो पहली बात तो देखिए, एक चीज और बात बता रहा हूं, जितना भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं आपको कॉपी में नोट करते जाना है। साथ ही साथ आपको जैसे टॉपिक कंप्लीट होती है, इससे संबंधित 250, 300, 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, जो कि पीडीएफ फॉर्म में है। उसकी फिर सॉल्यूशन मिलेगी। दूसरी बात, इसके पूरे के नोट्स जो है आपको मिलेंगे, लेकिन वो नोट्स डाउनलोडेबल नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं और वहां से नोट्स को नोट कर लीजिएगा। डाउनलोडेबल की व्यवस्था थी, लेकिन मैंने बंद करवा दी है, इसीलिए बंद करा दी है क्योंकि अगर वो डाउनलोडेड फॉर्म में मिलेगी तो आप पढ़िएगा नहीं, जब तक मेहनत कीजिएगा नहीं। हम चाहते हैं कि बी लेबरियस, आप मेहनत कीजिए, तब आपको प्रतिफल अच्छा मिलेगा। तो आप लिख भी लीजिएगा कंटेंट को, जो छूट जाएगा यहाँ पे, है ना। तो दोनों चीज आपको, यहाँ की कंप्लीट नोट्स भी मिलेगी, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये नोट्स भी मिल जाएगी आपको। दूसरी बात, फिर भी आप साथ में छोटे छोटे वर्ड के साथ लिखते चलेंगे, तो ये आपको याद रखने में काम करेगा। एक प्रकार की ये कंसेप्ट मैपिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, संकल्पना मानचित्र का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। मैं पेडागॉजी में पढ़ाऊंगा संकल्पना मानचित्र क्या होता है। तो ये हमारे फेमस मनोवैज्ञानिक कौन कौन हुए, तो नाम देखिएगा। पहला हमारे जो है वो है लिबनिज साहब, लिबनिज है, कांट है, ह्यूम है, हब्स है और पैम्पोलॉजी है, और फेमस जॉन लॉक साहब है। मैं क्या इसको इंग्लिश में भी नाम लिख दूं क्या? लिख देता हूं, लिबनिज, लिबनिज, कांट, ह्यूम, हॉब्स, है ना, पैम्पोलॉजी और फिर जॉन लॉक साहब है। अब ये जॉन लॉक साहब यहां पे बड़ी फेमस हो जाती हैं। ये जो हमारे जॉन लॉक साहब हैं, और इसकी फेमस ये होती है, कहते हैं कि बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो वह कोरी स्लेट की तरह होता है, खाली बर्तन की तरह होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। ये कहते हैं कौन? तो जॉन लॉक साहब। और इसके लिए इन्होंने एक वर्ड दी, और उस वर्ड का नाम है क्या? तो उस वर्ड का नाम है टैबुला रासा। टैबुला रासा, हिंदी में देख लीजिएगा, टैबुला रासा। टैबुला रासा का मीनिंग क्या होता है तो याद रखिएगा, चूंकि एकदम बढ़िया से इस चीजों को समझिएगा। टैबुला रासा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, टैबुला रासा का मतलब होता है खाली बर्तन, या फिर आप कह सकते हैं कोरी स्लेट, है ना, या सफेद कागज, है ना। तो टेबुला रासा खाली बर्तन को इंग्लिश में आप कह सकते हैं वेसल्स, है ना, वैकेंट वेसल्स कह सकते हैं। कोरी स्लेट को आप लोग जो है ब्लैक स्लेट भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो हमारे यहाँ पे जॉन लॉक की ये चीजें फेमस हो गई। और वो कहते हैं बच्चे जब मां के घर से बाहर आता है तो कुछ भी चीजें लेके नहीं आता है, पूरे खाली रहता है और अपने अनुभवों को यहाँ पे आके शामिल करता है। वही हमारे रेड डिस्कवर साहब कहते हैं नहीं, वो पहले से लेके आते हैं। ये चीजें दोनों के पास जो है कहीं ना कहीं दोनों में ये चीजें थोड़ा सा कटाक्ष होती रही, और दोनों एक चीजों को आगे बढ़ाए फिर रखे चीजों को। यहाँ पे बात समझ में आपको आ गई होगी साथियों। तो ये चीजें आपको करीब करीब मोटा मोटी आपको चीजें समझ में आ गई है। तो ये हमारे मनोवैज्ञानिक रहे। लेकिन यहाँ पे मस्तिष्क का कुछ बड़ा विचार यहाँ लोगों के अंदर में नहीं था, और मस्तिष्क के बारे में लोगों के पास उतनी जानकारियां नहीं थी। इसी वजह से ये थ्योरी अगले सेशन में जाके 18वीं 19वीं शताब्दी में
फेमस होती है और ये डेफिनेशन चेंज हो जाती है, परिवर्तन होती है और नए डेफिनेशन की ओर चलते हैं और 18वीं 19वीं शताब्दी में नई डेफिनेशन उभर के आती है और वहां पे आता है स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस, है ना, चेतना का अध्ययन को ही कहते हैं हम लोग क्या, तो साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो 17वीं शताब्दी के बाद हम लोग चलते हैं 18वीं व 19वीं शताब्दी की ओर, क्योंकि यहीं पे चीजें जो है आपको परिवर्तित रूप मिलेगी और फिर आप इसको आगे देखेंगे, डेफिनेशंस के अलग अलग प्रकार और अलग अलग रूप में इसका अध्ययन आप करेंगे। तो आइए आते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी, है ना, 18वीं या 19वीं, क्योंकि दोनों में ये वर्क करी है इन्होंने, मतलब 18th और 19th सेंचुरी की बात अगर हम करें साथियों, तो यहां पे नई जो डेफिनेशन उभर के आती है वो होता है साइकोलॉजी का कि स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस। साइकोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस, चेतना का अध्ययन, चेतना का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है। यह बात समझ आगे साथियों। और यहां पे हमारे जो समर्थक जो मनोवैज्ञानिक हुए, अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो यहां के जो फेमस साइकोलॉजिस्ट जो हुए वो है कौन कौन, तो याद रखिएगा वाइफ्स, वाइफ्स मतलब पत्नी, और वही वाइफ्स नहीं, ये वाइफ्स अलग है ना, ये नाम है वाइफ्स। क्लियर, यहां पे वाइफ्स है, विलियम वुंट है, ठीक है, फिर विलियम जेम्स है, फिर और भी नाम से जेम्स सली, हिंदी में नाम लिख देते हैं साथियों, तो विलियम वुंट, है ना, विलियम वुंट, ये है विलियम जेम्स। क्लियर है, ये है जेम्स सली। विलियम वुंट जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी क्वेश्चन यहां से बना है, इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। विलियम वुंट साहब जो है, बड़ा यहाँ पे फेमस घटना घटती है विलियम वुंट साहब के साथ में कि विलियम वुंट साहब जो है अपने जर्मनी के शहर में, है ना, जर्मनी अपना उनका जो जर्मन है, उस जर्मन के लिप्जिंग ऐसे शहर में, विलियम वुंट की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने लिप्जिंग नामक शहर पर, है ना, लिप्जिंग शहर में जर्मन लिप्जिंग कहां है, तो याद रखिएगा ये जर्मन पर है। क्लियर है, तो जर्मन के लिप्जिंग शहर में इन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला, मतलब लैबोरेटरी, है ना, साइकोलॉजी का लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी का इन्होंने उद्घाटन किया, अर्थात मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इन्होंने उद्घाटन करी, जिसके वजह से इसको आधुनिक काल का मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। अर्थात हम विलियम वुंट को क्या कहते हैं, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं। विलियम वुंट को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, है ना। तो याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक वे कौन है, तो विलियम वुंट साहब हैं। चूंकि इन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली है, इसके पहले प्रयोगशाला नहीं होती थी, तो प्रयोगशाला खोलने के कारण से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का भी फादर कहा गया है। किसको, तो हमारे विलियम वुंट साहब को
तो इसको कहा गया है फादर। किसका? तो दो फादर देखिए आपने, एक तो कहा गया है मॉडर्न साइकोलॉजी का, मॉडर्न साइकोलॉजी का, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया है, और दूसरा प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मतलब प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहे गए हैं। बात समझ में आपको आ रही है? चलिए, क्लियर है? मेरे को लग रहा था कि कहीं कट तो नहीं रहा है ना, चीजें प्रॉपर वे से चल रही है। चलिए, तो ये हमारे प्रायोगिक मनोविज्ञान हुए। अब समझिएगा साथियों, बातों को समझिए थोड़ा सा। ये प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी कहलाए और आधुनिक मनोविज्ञान के भी जनक कहलाए। हमारे विलियम जेम्स ने क्या किया था, इसको भी जान लेते हैं। हमारे विलियम जेम्स साहब जो है, इन्होंने बहुत जबरदस्त यहाँ पे काम करी है, और विलियम जेम्स साहब की भी इसमें रोल रही है, और इन्होंने आत्मसंप्रत्यय का सिद्धांत दिया है। सेल्फ जो है एक्चुअलाइजेशन मेथड, सेल्फ कंसेप्चुअलाइजेशन मेथड इन्होंने दी है। तो ये सब चीजें हैं विलियम जेम्स के बारे में। तो एक बार मैं देख लेता हूं कि कहीं कट तो नहीं जा रही है, तो दिक्कत आ जाएगी फिर। चलिए ठीक है, प्रॉपर सब कुछ ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं विलियम वुंट को। और विलियम वुंट के बारे में हम लोग ने देखा कि ये लिवजिंग ऐसे शहर में जो कि जर्मन में स्थित है, वहां पे इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला को खोला, और प्रयोगशाला खोलने के कारण से इनको जो है प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं। और चूंकि इन्होंने क्या करे कि मनोविज्ञान को एक अलग स्वरूप दिया, और आधुनिक में आज इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। अभी इसमें जबरदस्त आगे बात करेंगे। तो इसके वजह से इसको मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा गया इसको, ठीक है। अब बात करते हैं विलियम जेम्स के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए। ये विलियम जेम्स जो है, इसको कहते हैं, देखिए एक चीज और जान लीजिएगा, विलियम वुंट को फादर ऑफ क्या कहा जाता है, तो स्ट्रक्चरलिज्म का फादर कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। विलियम वुंट साहब जो है, इसको फादर कहा जाता है। किसका फादर कहा जाता है, तो संरचनावाद की, है ना, स्ट्रक्चरलिज्म अर्थात संरचनावाद के इसको जनक कहा जाता है। संरचनावाद के जनक कहा जाता है हमारे विलियम वुंट साहब को। लेकिन वही विलियम जेम्स को जो है फादर ऑफ है ना फंक्शनलिज्म कहा जाता है इसको, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद संप्रदाय के इसको जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं हम लोग प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कहे जाते हैं। पहला बात। अब चूंकि इन्होंने फंक्शंस ऑफ माइंड के बारे में बात करी है, जिसके वजह से इसको फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कही जाती है, लेकिन इन्होंने एक और थ्योरी दी जो कि बड़ा फेमस हुआ। उसको उन्होंने, उस थ्योरम का नाम है सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी, है ना। और इन्होंने जो थ्योरम दी, एक थ्योरम तो सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी, आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत इन्होंने दिया। आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो एक बार कट तो नहीं रहा है वैसे, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जगह है, काफी स्पेस है। तो साथियों यहां पे हमने इन चीजों को देखा, और 18वीं और 19वीं शताब्दी में हमने देखा ये इन्होंने बात करी सिर्फ और सिर्फ चेतना पर बात की है। याद रखिएगा किस पे बात किया है, तो चेतना पर बात किया है। और लेकिन चेतना का तो स्वरूप पता नहीं है ना, चेतना का प्रकृति पता नहीं था हम लोगों को, और इसके वजह से ये सारी डेफिनेशंस थोड़ी सी कटाक्ष करी, और नए डेफिनेशन आ गया हमारी 19वीं और 20वीं शताब्दी में, जो अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं। और वो
बहुत जबरदस्त आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं और फॉलो इसको एजुकेशन में जबरदस्त यूज करते हैं। तो वैसे सबका यूज है एजुकेशन में। अभी मैं जब पढ़ाऊंगा एजुकेशन साइकोलॉजी पेज को ऐड करूंगा तो वहां पे चीज आपको समझ में आएगी कि साइकोलॉजी के हर भाग को करीब करीब हम लोग शिक्षा में यूज कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 18वीं 19वीं शताब्दी। अब साथियों हम लोग देखते हैं आज के वर्तमान स्थिति पे वो क्या है। और आज वर्तमान में ये डेफिनेशन थोड़ी सी बदलती है और वर्तमान में डेफिनेशन का जो स्वरूप होता है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, है ना। चल देखिए, तो वर्तमान की बात करें साथियों तो आज वर्तमान में, है ना, जो नई डेफिनेशन उभर के आई उस डेफिनेशन का नाम है, मतलब यहां पे वर्तमान दे दीजिए, वर्तमान मतलब नाउ डेज, मतलब इन दिस, है ना, टाइम पीरियड, इस समय में वर्तमान में क्या हुआ। चूंकि चेतना का स्वरूप पता नहीं था हमें, तो उस डेफिनेशन से हमने मुंह मोड़ा और नए डेफिनेशन को दिया, और वो है साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना, अर्थात मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है, मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना, व्यवहार का अध्ययन को ही हम लोग कहते हैं क्या, तो साइकोलॉजी कहते हैं। बात समझिए यहाँ पे साथियों। और वर्तमान में वैसे इसके समर्थक कौन हुए, तो व्यवहार, यहाँ पे एक बुक आती है, उस बुक का नाम है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म एक बुक आती है जिसका हिंदी में अगर नाम बोले तो व्यवहारवाद, एक पुस्तक आती है, और इस पुस्तक के रचयिता हैं कौन, तो जेबी वाटसन। और जेबी वाटसन को ही हम लोग कहते हैं, जेबी वाटसन साहब है ना, जेबी वाटसन, जेबी वाटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक। जेबी वाटसन को कहा जाता है क्या, तो व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक। ध्यान दीजिएगा, व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो जेबी वाटसन साहब हैं। इनके समय में जेबी वाटसन के बहुत सारे सहयोगी रहे, और उन सहयोगियों में से हैं हमारे कौन कौन, तो वुडवर्ड साहब हैं, थॉर्नडाइक है, पावलव है, और स्किनर है, बहुत सारे नाम हैं, जॉन डीवी हैं, मतलब अन्यत्र नाम है। मैं कुछ कुछ नामों का आपके बीच में रखा। तो देखिएगा यहां पे एक फेमस चीजें जो आती है उभर के, वो होता है वुडवर्थ साहब की डेफिनेशन। ये जो वुडवर्थ है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ये वुडवर्थ है ना, ये हैं हमारे वुडवर्थ साहब, और इनकी डेफिनेशन से यहां से क्वेश्चन आपको देखने को स्टेट पे मिला है। वुडवर्थ साहब कहते हैं, अपने कथन में कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, मस्तिष्क का परित्याग किया, चेतना का परित्याग किया, और आज वर्तमान में व्यवहार के साथ संबंध बनाए रखा है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, साइकोलॉजी loses its soul, its mind and consciousness, and now stay with behavior। ये वुडवर्थ की कथन है। तो वुडवर्थ के शब्दों में अगर कहें तो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान ने, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, मस्तिष्क का परित्याग किया, अंतोदगत्वा, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान ने क्या किया, तो आत्मा का परित्याग किया, मस्तिष्क का परित्याग किया, चेतना का भी परित्याग किया, और अंतोतः जो है आज वर्तमान के स्थिति में बना हुआ, वर्तमान में व्यवहार की स्थिति में बना हुआ है।
ये वुडवर्थ की कथन है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ द साइकोलॉजी फर्स्टली लॉसेस इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स लॉसेस द कॉन्शियसनेस एंड लास्टली फाइनली स्टे विथ बिहेवियर। ये वुडवर्थ की कथन है, आप यहां पे लिख लीजिएगा, नोट्स वैसे लिखा हुआ है। अब थॉर्नडाइक के बारे में भी हमें सवाल आता है। थॉर्नडाइक को एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट। तो याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, हमारे जो थॉर्नडाइक है इसको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक। इनके एक शिष्य हुए और इस शिष्य का नाम है जॉन डीवी, जो कि मैंने यहां पे लिखा भी है, जॉन डीवी, है ना, जॉन डीवी। ये फेमस इसलिए हुआ जॉन डीवी साहब, इन्होंने जो है प्रगतिशील शिक्षा मॉडल को दिया था। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रगतिशील शिक्षा मॉडल किसने दी है, तो प्रगतिशील शिक्षा मॉडल, है ना, तो याद रखिएगा प्रगतिशील शिक्षा मॉडल, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडल, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडल, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडल किसने प्रस्तुत करी, तो जॉन डीवी साहब। और जॉन डीवी साहब ने एक विधि भी दी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट मेथड, है ना, परियोजना विधि। परियोजना विधि हमारे जो है ये चीजें यहां पे देखने को मिला। पावलोव ने भी दी है, स्किनर ने भी दी है, लर्निंग के थ्योरी में वहां पे पढ़ेंगे। तो साथियों, हमने यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को देखा, नेचर को भी देखा, डेफिनेशंस को भी देखा। हमने अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी दूसरी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, स्कूल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साथ ही साथ साथियों हम लोग रिसर्च पढ़ेंगे। मतलब अभी बहुत टॉपिक इसकी बनना अभी बाकी है। तो हमने अभी एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया और यहाँ पे आप इसको जो है चीजों को लिख भी लीजिएगा और नोट्स में तो आपको चीजें मिलेगी ही। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। जय हिंद, जय भारत, जय।